तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सेंटा बारबरा कैलिफोर्निया में एक वीगन रेस्टोरेंट नेम्ड सनलीफ कैफ़े और शार्लोट नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक लोकल गार्डन के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वीगन एक्टिविस्ट एक लोकल गार्डन में पब्लिक अवेयरनेस कैंपस कंडक्ट कर रहे होते हैं। गार्डन के लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। तभी कुछ एंटी वीगन्स के ग्रुप आकर इस ग्रुप के साथ मारपीट करने लग जाते हैं। मीनवाइल सनलीफ कैफ़े पर भी इस टाइप के ग्रुप तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। इस ग्रुप के लोग ये मानते हैं कि जो लोग एनिमल्स के साइड है वो मैनकाइंड के दुश्मन है और ये लोग जो आतंक मचा रहे हैं ये पूरी कंट्री में हो रहा है। एट मिजूरी डेफनी लीनास को भी इसका पता चलता है। श्रूज हाई स्कूल के इंसिडेंट के बाद वीगन्स पर हो रहे हैरेसमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कंट्री न्यू फेज में एंटर कर रही है। पब्लिक सेफ्टी के लिए FBI ने एक स्पेशल टीम को फॉर्म किया है, जिसके लिए 2 FBI एजेंट्स मॉरिस विलियम्स और काइल फॉस्टर शेरिफ्स ऑफिस में आते हैं। इसके बाद हमें चार्ली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे प्रीवियस एपिसोड एंड हुआ था। तो मिस्टर शूल्स टाउन के लोगों के साथ मिलकर स्ट्रूस फैमिली को टाउन से निकल जाने के लिए कहता है और चार्ली घर में सोया हुआ है। गिलबर्ट नहीं चाहता कि कोई बखेड़ा खड़ा हो, इसलिए वो मिस्टर शूल्स को घर में चलकर शांति से बात करने के लिए कहता है। बट मिस्टर शूल्स और बाकी लोग कहते हैं कि वो लोग यहाँ बात करने नहीं आए हैं, वो लोग उन्हें यहाँ से निकालने आए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्टेन्स वीगन्स है, इसलिए वो भी उन टेररिस्ट जैसे ही है। वो लोग चार्ली को यहाँ लाए इसलिए यहाँ की स्कूल के इतने सारे स्टूडेंट मारे गए हैं। टाउन का प्रीस्ट पास्टर मैक्सवेल ये कहता है कि चार्ली एक कर्स्ड मॉन्स्टर है, वो 2 अलग प्रजाति से जन्मा है, ये गॉड एंड नेचर के अगेंस्ट है, इसलिए यहाँ पे डिजास्टर हो रहा है। तभी लूसी पीछे से उसको साइकिल से टक्कर मारकर गिरा देती है। लूसी कहती है कि तुम सब लोग चार्ली के बारे में बिना कुछ जाने बकवास कर रहे हो। चार्ली ने डिजास्टर किया नहीं, बल्कि डिजास्टर से सबको बचाया है। तभी नॉर्मन नाम का बंदा लूसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो पास्टर मैक्सवेल के साथ इस तरीके से कैसे बात कर सकती है। तभी अचानक से चार्ली वहां आकर नॉर्मन की गर्दन पकड़ लेता है और उसे लूसी को छोड़ने के लिए कहता है। फिर मिस्टर शूल्स के कहने पर नॉर्मन लूसी को छोड़ देता है। वी कैन सी चार्ली की ग्रिप से उस बंदे की गर्दन पर निशान बन जाते हैं। ये सब देखकर पास्टर मैक्सवेल कहता है कि देखा, ये डेविल की शक्तियां हैं जो हमें हार्म कर सकती है ना। सबको चुप कराती है और सबको वहां से निकल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो सब लोग उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में खड़े हैं। है ना 911 को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ दोनों FBI एजेंट्स मॉरिस विलियम्स और काइल फॉस्टर आते हैं, जो कि वहाँ सिक्योरिटी डिटेल पर थे। एजेंट्स स्टेन से पूछते हैं कि क्या ये लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं। गिलबर्ट कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब लोग नेबर्स है और सब लोग बस यहाँ से जा ही रहे हैं। फिर मिस्टर शूल्स और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। घर के अंदर जाकर गिलबर्ट हैना को बताता है कि उसने डेप्यूटी ग्रैहम को ईमेल कर दिया है अबाउट व्हाट जस्ट हैपेंड, क्योंकि हैना ने मेंशन किया था कि वो प्रॉबेबली उनका साथ दे सकता है। तभी लूसी वहाँ आती है और उनसे अपोलोजाइज करती है, क्योंकि लूसी को उन लोगों से उलझना नहीं चाहिए था। लूसी ने उन्हें जमकर गालियां दी, जबकि वो लोग काफ़ी डेंजरस लग रहे थे। हैना भी इस बात से अग्री करती है और कहती है कि लूसी को अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करना चाहिए, बट अगर ऐसी सिचुएशन में गाली नहीं देंगे तो कब देंगे। हैना लूसी को गले लगाकर कहती है कि उसे लड़ना काफ़ी अच्छा आता है, वो लॉयर बन सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली और लूसी वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर हैना गिलबर्ट से पूछती है कि क्या उसे चार्ली कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा। गिलबर्ट समझ नहीं पाता कि हैना एक्चुअल में कहना क्या चाहती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें शेरिफ्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां डेप्यूटी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बता रहा होता है कि उन्हें जंगल में जो डेड बॉडी मिली उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और ये बॉडी डाइनर के ओनर रेनी एस्कार्डी की है। जिस रात रेनी डिसअपियर हुआ था उस दिन की CCTV फुटेज में पुलिस ALA मेंबर्स और केयर को देखते हैं। शेरिफ रॉय कहता है कि इस बार वो उन्हें बचकर भागने नहीं देंगे। बट व्हाट अबाउट द ह्यूमैंसी? एजेंट काइल फॉस्टर के पास वो रिपोर्ट होते हैं जो कि पुलिस मीडिया से छुपा रहे होते हैं। एजेंट काइल कहता है कि जब पुलिस गेयर को शूट कर रही थी तब स्टूडेंट C में बीच में आकर उसे बचा लिया था। यहाँ स्टूडेंट C का मतलब चार्ली है। ये उसका टेररिस्ट के साथ लिंक होने का प्रूफ हो सकता है। उन्हें तुरंत चार्ली को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाना चाहिए। फिल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसे एक पर्सन की तरह नोट डाउन नहीं किया गया है और उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स विलिंगली उसे क्वेश्चन के लिए नहीं भेजेंगे। एजेंट काइल कहता है कि शूटिंग के तुरंत बाद ही उसे क्वेश्चनिंग के लिए ले आना चाहिए था। उसे घर जाने देना बहुत बड़ी मिस्टेक थी।
इस पर फिल गुस्सा होकर कहता है कि गलती तो तुम्हारी है। अगर तुम लोगों ने न्यूयॉर्क इंसिडेंट के बाद एएलए को पकड़ लिया होता तो ये सब कभी होता ही नहीं। एजेंट मॉरिस इन दोनों का झगड़ा शांत कराता है और कहता है कि यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि एएलए को पकड़ा जाए एंड ऑर्डर रिस्टोर किया जाए। उन्हें आपस में झगड़ा ना करके कोऑपरेट करना चाहिए एंड ऑफ कोर्स वो चार्ली को बुलाने का कोई तरीका फिगर आउट कर लेंगे। फिर कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद दोनों एफबीआई एजेंट्स रॉनी शूल्स को स्टडी कर रहे होते हैं, जिसका शूल्स टाउन में पब्लिकली और बिहाइंड द सीन काफ़ी नाम है। उसने शेरिफ के इलेक्शन में काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया था और अब यह बंदा लोगों को इकट्ठा करके स्टेन फैमिली को धमकाने पहुंच जाता है। मॉरिस कहता है कि छोटे टाउन के लिए ऐसी बातें कॉमन होती है, इसमें कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है। काइल कहता है कि अब वो ह्यूमैनजी का क्या करेंगे, उन्हें किसी भी तरह उसे पकड़कर वापस क्वांटी को ले जाना है। बट ये सब कांग्रेस वुमन डेफनी लीनास के होते हुए बहुत ही मुश्किल होगा और स्टेन्स का अपने नेबर्स के साथ हो रहा ट्रबल अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो उन्हें खुद ही बीच में आना पड़ेगा। एट स्टेन्स, हैना एंड गिलबर्ट इस न्यूज़ को सुन रहे होते हैं कि चार्ली ने गेयर को पुलिस से शूट होने से बचाया है। ये बात मीडिया में फैल गई है और मीडिया को लग रहा है कि चार्ली का एएलए के साथ कनेक्शन हो सकता है। हैना कहती है कि वो इस सब से तंग आ गई है, काश एएलए पकड़े जाए। गिलबर्ट लूसी से पूछता है कि वो मैक्स से बात कर चुकी है, तो क्या उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जिससे उन्हें कोई क्लू मिल सके। लूसी सोचती है और बताती है कि एक बात है जो उसे स्ट्रेंज लगती है, मैक्स ने उसे अ गर्ल विथ कोलाइडोस्कोप आई कहा था। इस बात को लूसी ने अब तक पुलिस को भी नहीं बताया है। हैना को इस बात से काफ़ी क्रीपी फीलिंग आती है। गिलबर्ट इस बात से सोच में पड़ जाता है और अचानक से उसे इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाता है। गिलबर्ट कहता है कि यह सेंटेंस अ गर्ल विथ अ कोलाइडोस्कोप आई बीटल्स के सॉन्ग की लिरिक्स में आता है। इसके बाद गिलबर्ट इस सॉन्ग की पूरी हिस्ट्री बता देता है, जो कि एकदम पॉइंटलेस है, इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। हैना कहती है कि क्या अब हम पुलिस को ये बताएंगे कि उन टेररिस्ट को भी ओल्ड टाइम के गाने पसंद है। गिलबर्ट कहता है कि हो सकता है इस बात का कोई भी मीनिंग ना हो, बट इस सॉन्ग से रिलेटेड एक बात है जो ध्यान देने वाली है। इस सॉन्ग के रिलीज होने के 7 साल बाद इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने नॉर्थ ईस्टर्न इथियोपिया में एक फीमेल एस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रांसिस के स्केलेटन को ढूंढा था, जो अराउंड 32 लाख साल पहले जिंदा थे। अपेरेंटली डिग साइट पर उन्होंने बीटल्स के सॉन्ग को बजाया था, सो उन्होंने इस स्केलेटन का नाम लूसी रख दिया। इस लूसी का दिमाग एक चिंपैंजी जैसा था, बट उस समय सबको चौंका देने वाली बात तो ये थी कि ऐसा लगता था कि लूसी के पास खड़े होकर चल पाने की एबिलिटी थी। देखा जाए तो वो ह्यूमन और चिंपैंजी के बीच की बाउंड्री पर खड़ी थी। इसके बाद सीन फिलिप पर शिफ्ट होता है, जो कि रॉनी शूल्स के घर आया हुआ है। रॉनी अपनी वाइफ के लिए रैम्प के लिए लकड़ियाँ काट रहा है। फिल उसकी हेल्प करते हुए कहता है कि ये काम वो किसी प्रोफेशनल से क्यों नहीं करा लेता। रॉनी कहता है कि वो नहीं चाहता कि उनके घर कोई स्ट्रेंजर आए। इसके बाद हमें पता चलता है कि रॉनी और फिल पुराने दोस्त हैं। फिर दोनों घर के अंदर जाकर कॉफ़ी पीते हुए बातें करते हैं। रॉनी बताता है कि टाउन के लोग चार्ली को मारने का प्लान कर रहे हैं। अब टाउन के इतने सारे बच्चे मारे गए हैं तो ऑब्वियसली लोग गुस्से में हैं। रॉनी ने जैसे तैसे उन्हें समझाया और कहा कि वो उन्हें टाउन से निकल जाने पर मजबूर कर देंगे, बट लोगों को खून का बदला खून से चाहिए। फिल रॉनी को बताता है कि चार्ली टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्व नहीं है और उसकी फैमिली को ज़बरदस्ती इन सब में घसीटा जा रहा है। रॉनी कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम ही थे जो सबको वार्न कर रहे थे कि ह्यूमैनिटी कितना खतरनाक हो सकता है। वेल, सवाल यहाँ लॉजिक का नहीं है। जब लोगों को ऐसी सेंसलेस ट्रेजेडी हिट करती है तो वो उनसे निपटने के लिए ऐसे ही सेंसलेस रास्ता चुनते हैं। दैट्स ह्यूमन नेचर। फिल कहता है कि उन्होंने शूटर को पकड़ लिया है, फिर ये सब क्यों। रॉनी कहता है कि वो बस एक नाबालिग बच्चा है जिसे बहकाया गया है, असली कल्प्रिट तो अभी भी फ्री घूम रहे हैं। अब रॉनी की उम्र हो रही है और वो ये चाहता है कि ये सब यहाँ होने के बजाय किसी और जगह पर हो। ऑलराइट, तो फिल सब कुछ उस पर छोड़ देने के लिए कहता है। वो खुद स्टेन्स को टाउन छोड़ने के लिए कन्विंस कर लेगा और तब तक वो रॉनी को सिर्फ टाउन के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए कहता है। रॉनी कहता है कि वो अपनी पूरी ट्राई करेगा, बट वो उन्हें ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएगा। इसके बाद हमें चार्ली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टेन्स फैमिली डिनर कर रही है। तभी चार्ली कुछ सेंस करता है और उठकर हैना के पास जाता है। तभी उनकी विंडो पर कोई पत्थर फेंक कर मारता है और चार्ली हैना को इस अटैक से बचा लेता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। चार्ली घर से निकलकर जंगल में स्विंग कर रहा होता है
जबकि हैना ने उसे घर से बाहर जाने से मना किया था। हम देखते हैं कि स्टेन्स के घर डेप्यूटी फिल आया हुआ है। गिलबर्ट फिल से अचानक घर आने का कारण पूछता है। फिल कहता है कि वो जानता है कि लास्ट नाइट उनकी विंडो पर किसने पत्थर मारा था। वो टाउन में रहने वाला एक 12 साल का बच्चा है। उसका बड़ा भाई स्रूज हाई स्कूल इंसिडेंट में मारा गया था। फिल पूछता है कि क्या उसे उस बच्चे के अगेंस्ट चार्जेस लगाने हैं। गिलबर्ट कहता है कि वो इसके बारे में हैना से बात करेगा। फिल यहाँ उसे सजेस्ट करता है कि अगर उसे सच में चार्ली की चिंता हो रही है तो इस टाउन को छोड़कर चले जाना ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वो जानता है कि चार्ली का उन वीकेंड टेररिस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ के लोग इस बात को नहीं समझते और वो लोग पत्थर मारने के अलावा और भी कुछ बुरा कर सकते हैं। ऊपर से उनके घर की लोकेशन भी रिस्की है। ये एरिया काफ़ी बड़ा है, जंगल और पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। ऐसी जगह को ठीक से गार्ड भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उन्हें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। गिलबर्ट कहता है कि पहली बात तो ये कि उन टेररिस्ट को वीगन टेररिस्ट नहीं कहना चाहिए। इससे जो भी वीगन है उनके लिए एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। और रही बात टाउन छोड़ने की, तो उनका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। ये जगह उसे अपने ग्रैंडफादर से विरासत में मिली है। हैना और गिलबर्ट दोनों ही मिजोरी से नहीं है और ये घर काफ़ी समय से बंद पड़ा था। 15 साल पहले वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए जब उन्होंने चार्ली को अडॉप्ट किया। शुरू में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ह्यूमैनिटी को रेज कैसे किया जाए। उन्हें चार्ली को ऐसे एटमॉस्फेयर के करीब रखना था जैसे एटमॉस्फेयर जंगल में होते हैं और जहाँ चिंपैंजी अच्छे से पलते बढ़ते हो, और इसीलिए वो लोग मिजोरी शिफ्ट हुए हैं। फिल कहता है कि चार्ली को गुड एनवायरनमेंट देने के लिए क्या उसे जंगल में भेज देना सही नहीं होगा। गिलबर्ट कहता है कि ह्यूमन और चिम्प्स दोनों ही हाईली सोशल क्रिएचर हैं। उनके लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना काफ़ी ज़रूरी होता है और चार्ली अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करता है। बट फिल यहाँ ये कहने की ट्राई कर रहा है कि अभी वो लोग डेंजर में हैं। हाँ, दुनिया को ऐसा सेंसलेस नहीं होना चाहिए, बट रियलिटी में लोग ऐसे ही है और गिलबर्ट रियलिटी को समझ नहीं रहा। दुनिया पहले से ही ऐसी है, चाहे कितना भी ड्रामा कर लो, बट हम सब इसी दुनिया में जीकर यहाँ तक पहुँचे हैं और हम सब जानते हैं कि रियलिटी कितनी क्रूल, सेंसलेस और पेन से भरी हुई है और ये चीज़ बदलने नहीं वाली। अगर कोई इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उन्हें उन टेररिस्ट जैसा ही समझ लिया जाएगा। गिलबर्ट कहता है कि नहीं, तुम गलत हो। मैंने ह्यूमैनिटी पर से इतना भी विश्वास नहीं खोया है कि टेररिस्ट बन जाऊं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रियलिटी चेंज होती रहती है। अगर तुम ये मानते हो कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा पहले था, तो तुम सपना देख रहे हो। गिलबर्ट के पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो सिंपली जाकर शिफ्ट हो सके, और अगर हेट करने का ही प्रॉब्लम है तो वो अमेरिका में कहीं पर भी चले जाए, उसके साथ वैसा ही होगा जो अभी हो रहा है। इसके बाद फिल वहाँ से चला जाता है। बीच रास्ते में उसे लूसी मिलती है। फिल लूसी को चार्ली के घर से दूर रहने के लिए कहता है, बट लूसी कहती है कि वो चार्ली के घर नहीं बल्कि फिल के पास ही आ रही थी। इसके बाद हमें मैक्स को दिखाया जाता है जिसने कुछ सोल्जर्स के साथ ए लेके न्यू टीम खड़ी कर दी है। मैक्स अपने प्लान के फेज 2 की शुरुआत करने वाला होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। So that's it for today. I hope you liked the video and subscribe to the Lord Film Studio for more, where anime story comes alive.